नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब झूठे इल्जाम में घर की नौकरानी को पकड़ा तो घर के मालिक ने कर दिया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। दीपक और रजनी की शादी 5 साल पहले हुई थी। अब उनके परिवार में वह दोनों और उनका नन्हा सा बेटा रोहन रहता था। दीपक और रजनी दोनों अच्छी नौकरी करते थे, इसलिए दोनों को ही ऑफिस जाना पड़ता था। रोहन की देखभाल के लिए उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा से ऐसी समस्या थी। हुआ दरअसल ये था कि अभी 4 महीने पहले तक सब ठीक चल रहा था। रजनी के प्रसव से पहले ही उसके माता पिता ने आकर उनकी गृहस्थी संभाल ली थी। दीपक के माता पिता तो थे नहीं, इसलिए रजनी ने उसे सलाह करके अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया था। रजनी के पिता एक उच्च पद पर अधिकारी रहे थे और वो लोग अपने घर पर आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। मगर रजनी की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने उसके पास आकर रहना स्वीकार कर लिया था। उनके आ जाने से रजनी के प्रसव से लेकर रोहन की प्रारंभिक परवरिश तक सब ठीक चल रहा था। और अब रजनी की माताजी रजनी से इजाजत मांग रही थी। इस पर दीपक और रजनी ने उनसे प्रार्थना की कि वह रोहन के 6 महीने होने तक वहां रुक जाए। उसके बाद वो लोग उसके लिए आया देख लेंगे। थोड़ी ना नुकुर के बाद वे मान गई। इधर होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। रजनी के माता पिता का वहां रुकना शायद नियति का खेल ही था। एक दिन रविवार को दीपक और रजनी घर पर ही थे तो उसकी मां ने कहा, बेटा, पास ही एक प्रसिद्ध देव स्थान है, हम दोनों आज वहां दर्शन करने जाना चाहते हैं। इस पर दीपक ने तुरंत उनके लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करके अपनी गाड़ी से उनके जाने का इंतजाम कर दिया। वे दोनों खुशी खुशी रवाना हो गए। मगर बस यही उनकी आखिरी यात्रा सिद्ध हुई। उनके जाने और आने के लिए कुल 6 घंटे पर्याप्त थे। मगर जब रात के 9 बज गए और उनकी कोई खबर नहीं आई तो रजनी और दीपक दोनों ही चिंतित हो गई। रजनी बार बार उन दोनों के फोन पर ट्राई कर रही थी, मगर वो नो रिप्लाई हो रहा था। दीपक ने ड्राइवर को फोन लगाया तो तीसरी बार में उसके फोन पर एक अपरिचित आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दीपक ने अपना नाम बताकर पूछा। आप कौन और राम सिंह कहाँ हैं? तब उधर से कहा गया कि अच्छा, तो ये राम सिंह अर्थात ड्राइवर का फोन है। दीपक बोला, हाँ हाँ, मगर वो कहाँ है? उधर से कहा गया, आप जो भी हो जल्दी से मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में आ जाओ। इतना कहकर फोन काट दिया गया। दीपक हेलो हेलो ही करता रह गया। उसने फोन रखकर रजनी को आवाज लगाई और बोला, जल्दी करो, हमें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचना है। रजनी कुछ नहीं समझी तो वो बोला, जल्दी रोहन को लो और गाड़ी में बैठो। वह उसी अस्त व्यस्त अवस्था में ही अस्पताल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि उनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सवार 3 लोगों में से 2 तो मौके पर ही गुजर गए थे। सिर्फ ड्राइवर बचा है, मगर वो भी गंभीर रूप से घायल है। ये सुनकर वह सन्न रह गई। खैर, दीपक ने रजनी को संभाला और फिर अपने सास ससुर के अंतिम क्रियाक्रम की व्यवस्था में लग गया। उनकी 13वीं में रजनी के रिश्तेदार और दीपक के रिश्तेदार सभी सम्मिलित हुए। उस वक्त ही दीपक के दूर के रिश्ते की चाची के साथ एक युवती भी आई थी, जिसने आते ही घर का रसोई का काम बड़ी खूबी से संभाल लिया था। उस वक्त तो किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया, मगर सारे रिश्तेदारों के चले जाने के बावजूद दीपक ने अपनी उन चाची को कुछ दिन रह जाने का निवेदन किया तो वो ठहर गई। उस युवती ने भी घर का कामकाज अच्छी तरह संभाला हुआ था।
थोड़ा संयत होकर रजनी वास्तविक दुनिया में वापस लौटने का प्रयास कर रही। उसके लिए यह सदमा बहुत ही गंभीर था, मगर दीपक और रोहन के बारे में सोचकर वो अपना दुख भूलने की कोशिश कर रही थी। दीपक भी उसे हर दम सांत्वना देता रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। देखते देखते इस बात को एक माह हो गया। अब दीपक रजनी से बोला कि रजनी, हम कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें रोहन के भविष्य का भी सोचना होगा रजनी। रजनी बोली, मगर दीपक, ये बताओ, नन्हे रोहन को किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे हम लोग? इस पर दीपक बोला, अगर तुम कहो तो चाची से बात करूं कि वो कुछ दिन और ठहर जाए। रजनी बोली, बात करके देखो। उस रात दीपक ने खाना खाते हुए चाची से बात चलाई। वो बोला, चाची, आपने इस कठिन वक्त में हमारा जो साथ दिया है उसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। चाची बोली, बेटा, ये तो मेरा फर्ज है, और फिर मैंने किया ही क्या है? सिर्फ बैठकर रोटियां ही तो तोड़ी हैं। रजनी बोली, नहीं चाची, आपने जो कुछ किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस पर दीपक ने कहा, चाची, आप उस दिन और ठहर जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर चाची बोली, देखो बेटा, मुझे रुकने में कोई एतराज नहीं है, मगर उधर मेरा घर महीने भर से बंद पड़ा है और अब फसल कटाई का वक्त आ गया है। अभी अगर मैं नहीं पहुंची तो साल भर खाने को तरस जाऊंगी। ये बटाई वाले सब अनाज खुदर बुदर कर देंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे, इसलिए मुझे अब इजाजत दो। हाँ, तुम लोग चाहो तो मैं कुसुम को अपने साथ रख सकते हो। अब जाकर रजनी और दीपक को पता चला कि उस युवती का नाम कुसुम है। आज तक दोनों उसे दीदी कहते आए थे। चाची ने कहा, ये कुसुम अनाथ है और बचपन से मेरे घर पे ही पली है, विश्वसनीय है और घर के कामकाज भी कर लेती है। ये सुनकर रजनी और दीपक ने आंखों से सहमति दी और रजनी बोली, अगर कुसुम दीदी तैयार हो तो मैं कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार कुसुम वहां ठहर गई और चाची रवाना हो गई। कुसुम ने बहुत दक्षता से दीपक और रजनी के घर को संभाल लिया। उसने रोहन को भी बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। देखते देखते रोहन अपनी माँ को भूलकर अपनी तोते जुबान में माची माची करता कुसुम के पीछे पीछे भागता रहता था। ये देखकर दीपक और रजनी दोनों ही काफी निश्चित हो गए। दिन बीतते गए, दीपक और रजनी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अब रजनी, दीपक, कुसुम और रोहन चारों ही प्रसन्न रहते थे। कुसुम दीपक को भैया कहती और रजनी को भाभी। इस प्रकार उसने उनसे पारिवारिक नाता जोड़ लिया था। दीपक भी उसे बहन जैसा सम्मान देता था। वो हमेशा काम करने को तत्पर रहती थी। उसने रजनी को घर के कामों से लगभग निजात ही दे दी थी। रजनी भी अब उस पर काफी विश्वास करने लगी थी। आजकल रजनी सिर्फ रविवार को ही किचन में जाती थी, वरना पूरे सप्ताह सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक की पूरी जिम्मेदारी कुसुम ने उठा ही ली थी। उसके हाथ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए दीपक जैसा व्यक्ति इसे सामान्यतः किसी के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता था। वो भी कुसुम के साथ बने खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। रजनी को भी इससे बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि दीपक को सिर्फ और सिर्फ अच्छे खाने की ही तलाश रहती थी और रजनी तंग आ जाती थी। कभी कभी जब वो कहता, क्या यार, आजकल खाने में मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। कुसुम को आए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए थे और आज तक उसने कोई शिकायत नहीं की थी। हाँ, उसने खुद से कभी उसे मासिक रूप से पगार देने की बात भी नहीं की थी, मगर रजनी ने दीपक से कहकर उसके नाम पर पोस्ट ऑफिस में रैंकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 10,000 रुपए महीने का अकाउंट खुलवा दिया था और इस प्रकार उन्होंने उसकी सेवाओं का सम्मान रखते हुए उसे मासिक पैसे ना देते हुए
अन्य तरीके से भुगतान करना चालू कर दिया था। आजकल अचानक रजनी को कुसुम के हाव भाव थोड़ा बदलते महसूस हो रहे थे। दरअसल महिलाओं में ये खूबी होती है कि वह दूसरी महिला में आ रहे परिवर्तन को तुरंत पकड़ लेती है। रजनी ने 5-6 रोज कुसुम को मार किया और फिर आश्वस्त होने के बाद उसने दीपक से बात। दीपक तो हरफन मौला था। उसने कहा, अरे यार छोड़ो, नौजवान युवती है, उसकी भी इच्छा होती होगी सजने संवरने की। मगर रजनी बोली, नहीं दीपक, ये बनावट श्रृंगार तो जैसे किसी से मिलना हो तब किया जाता है। आजकल तुम देखना, कुसुम अक्सर फिल्मी गाने गुनगुनाती रहती है, जबकि पहले वो चुपचाप सी रहती थी। दीपक बोला, ये फालतू बातें छोड़ो, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, बहुत दिनों से बाहर नहीं खाया। बात आई गई होके इस घटना के 1 सप्ताह बाद एक दिन अचानक दोपहर में दीपक के पास उसके पड़ोसी बुजुर्ग मिस्टर राघव का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा दीपक, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला पड़ा है और सामने से झांकने पर ऐसा लगता है जैसे चोरी हुई है। ये सुनकर दीपक घबरा गया और उसने कहा, अंकल आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए, मैं भी पहुंचता हूं। उसे तुरंत रजनी को फोन लगाया और बोला, वो ऑफिस के गेट पर मिले, वो उसे लेने आ रहा है, तुरंत घर चलना। रजनी भी झटपट बाहर आ गई। तब तक दीपक भी पहुंच गया। रास्ते में दीपक ने उसे मिस्टर राघव की बात बताई और दोनों चिंतित अवस्था में घर पहुंचे। घर पहुंचकर दीपक ने गाड़ी बाहर ही पार्क की और उतरकर सीधे घर के भीतर पहुंचा। रजनी उसके पीछे पीछे आई। भीतर आकर देखा घर पूरा अस्त व्यस्त सा पड़ा है। रजनी तुरंत बेडरूम में भागी। वहां का दृश्य और भी बुरा था। उस पर्सनल अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें से सारे कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। उसने दौड़कर अलमारी का लॉकर देखा। वो अवाक रह गई क्योंकि लॉकर खुला पड़ा था और एकदम खाली भी था। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो रोते हुए बोली, दीपक, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। और उसका ध्यान रोहन की ओर गया। वो बोली, कुसुम और रोहन कहाँ हैं? दीपक ने भी चारों तरफ नजर दौड़ाई और ये देखकर उन्हें तसल्ली हुई कि रोहन सुरक्षित बेड पर सोया हुआ था। तब कुसुम को ढूंढने लगे। अचानक पलंग के नीचे से गो गो की आवाज सुनाई दी। रजनी ने झांक कर देखा तो वहां कुसुम बंधी पड़ी थी और उसके मुंह में कपड़ा भरा हुआ था। वो ही गो गो की आवाज निकाल रही थी। रजनी ने तुरंत उसे पलंग के नीचे से खींचकर बाहर निकाला और उसके बंधन खोलकर उसे मुक्त किया। दीपक उसके लिए पानी लेकर आया और उसे रजनी ने पानी पिलाया। जब वो थोड़ा स्वस्थ हुई तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ था? कुसुम बताने लगी। कुसुम रजनी को संबोधित करते हुए बोली, भाभी, मैंने एक बात आप लोगों से अभी तक छुपाई हुई है। वो ये कि पिछले कुछ समय से मेरी दोस्ती अपने दूध वाले लड़के चंदू से हो गई है और वो अक्सर दिन में 10 बजे के बाद मुझसे मिलने घर आया करता है। ये सुनकर रजनी ने दीपक को गहरी नजर से देखा और बोली, मैं तुम्हें कल ही कहा था ना ये बात। क्या आजकल कुसुम में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? कुसुम आगे बोली, भाभी, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वो आता बैठकर अपने घर परिवार की बात करता, हम चाय पीते और थोड़ी इधर उधर की बातें करते। बस वो आधे 1 घंटे बाद चला जाता था। आज भी जब मैं रोहन बेटी को नहलाने के बाद नाश्ता करवाकर सुला रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने स्वाभाविक रूप से ये सोचा कि चंदू ही आया होगा। दरवाजा खोल दिया मैंने और बिना पीछे देखे भीतर आते हुए कहा कि भीतर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने रोहन के पास आकर देखा कि वो गहरी नींद में सो रहा था। अब मैं पलटी और बोली, क्या हुआ? आज कुछ बातें नहीं कर रहे हो? तभी मेरा ध्यान गया कि सामने चंदू नहीं
बल्कि दो नकाबपोश युवक खड़े थे। मैं घबरा गई और जोर जोर से चीख कर बोली, कौन हो तुम लोग? इस पर एक युवक ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और मेरे गले पर चाकू अड़ाकर खड़कती आवाज में बोला, एकदम चुप रहो, हल्ला मचाया तो जान से मार दूंगा। उसने दूसरे युवक को कहा, तू जल्दी से इसके हाथ पैर बांध। दूसरे लड़के ने मुझे पीछे खींचा और मेरी कलाई तथा पैरों को जकड़कर बांध दिया। उसके बाद पहले लड़के ने मुझे 2-3 झापड़ कसकर मारे और बोला, अलमारी की चाबियां दे दे, वरना तुझे जान से मार दूंगा। मैं बोली, चाहे मेरी जान ही ले लो, मगर मैं चाबियां नहीं दूंगी। इस पर दूसरे ने रोहन के गले पर चाकू अड़ाकर कहा, तू चाबी देती है कि बच्चे का गला रेत दूं? मैं घबरा गई और उसके और कहने के साथ ही एक गंभीर से पुरुष स्वर ने वाक्य पूरा किया, और तुमने बच्चे की जान बचाने की खातिर चाबी उन लोगों को दे दी, यही कहने वाली थी ना तुम? चलो, बहुत सुनी हमने कहानियां। सबने आवाज की ओर मुड़कर देखा। सामने पुलिस की वर्दी में एक अधेड़ सा इंस्पेक्टर, उसके साथ 2 हवलदार तथा 2 महिला कांस्टेबल खड़ी थी। उसने आवाज लगाई, चलिए राधा देवी, इन देवी जी को अभी रक्षा में लीजिए, इनसे बाकी कहानी थाने चलकर सुनेंगे। एक महिला कांस्टेबल ने आगे बढ़कर कुसुम का हाथ थाम लिया। इस पर कुसुम रोते हुए रजनी से बोली, भाभी, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, बचा लो भाभी। रजनी कुछ कहती, तभी दीपक आगे बढ़ा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस पर राघव जी ने कहा, बेटा, तुम लोगों के पीछे पीछे मैं भी घर में आ गया था और यहाँ चोरी हुई देखकर मैंने कंट्रोल रूम में फोन लगा दिया था। उनके आगे कुछ कहने से पहले इंस्पेक्टर बोल उठा और कंट्रोल रूम से खबर पाकर इस इलाके का थानेदार होने के नाते मैं इंस्पेक्टर बचन सिंह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूं। क्यों हिम्मत लाल? उसके इतना कहते ही दोनों हवलदार एक स्वर में बोल उठे, जी साहब, बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर बचन सिंह अपने आप में एक ही पीस थे। उनके दोनों हवलदार हिम्मत सिंह और लालचंद उनके सही जोड़ीदार थे। बचन सिंह दोनों का नाम एक साथ मिलकर उन्हें हिम्मत लाल कहा करते थे। इस प्रकार ये तिगड़ी अपने ही तरीके से काम करती थी। और हाँ, बचन सिंह अपनी मुर्गी की 1.5 टांग वाले सिद्धांत पर विश्वास करते थे, अर्थात उनका कहा ब्राह्मण वाक्य होता था, जिसे हिम्मत लाल का समर्थन मिल गया होता था और उस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। ऐसे इंस्पेक्टर साहब ने जब कुसुम को अपराधी घोषित कर दिया तो फिर वो स्वयं ब्राह्मण भी आकर उन्हें नहीं समझा सकते थे। बस कुसुम को गिरफ्तार कर और मौका पंचनामा बनाकर इंस्पेक्टर बचन सिंह सीना तान कर चल दिए अपने थाने की ओर। जाते जाते दीपक को बता गए कि यदि कुछ और जानकारी मिलती है तो उन्हें अवगत कराएंगे। दरोगा के साथ जाती कुसुम रोते रोते यही कहती जा रही थी कि मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रोहन की जान बचाने की खातिर मुझे मजबूरी में अलमारी की चाबियां देनी पड़ी, वरना मैंने उन दोनों लुटेरों का भरपूर विरोध किया था। मगर बचन सिंह उसके आर्तनाद को सुनकर कुटिल सी हंसी हंसते हुए दल बल वहां से रवाना हो गए। पुलिस के जाने के बाद रजनी ने दीपक से कहा, दीपक, मुझे तो कुसुम निर्दोष लगती है। जबकि राघव जी बोली, नहीं बेटा, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग एक्टिंग करने में माहिर होते हैं और अपने नकली आंसुओं से सबको भरमा लेते हैं। वो दरोगा अनुभवी है और ऐसे लोगों से निपटना अच्छी तरह जानता है। वो जरूर कुसुम से सच्चाई उगलवा लेगा। रजनी और दीपक राघव जी की बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कुसुम ऐसा नहीं कर सकती है। वे लोग अपने स्तर पर छानबीन कर रहे थे
दीपक बोला। ठीक है राघव साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें सूचित किया और पुलिस को भी बताया। अब हम बाकी की जानकारी जुटा लेंगे। राघव जी बोले, बेटा ये तो मेरा फर्ज है। दीपक ने दोबारा उन्हें धन्यवाद दिया और वो चले गए। इस थाने में कुसुम को लाकर लॉकअप में डाल दिया गया। वहां पर पहले से 2 महिला बंद थी। उन्होंने कुसुम को एक साथ अपनी ओर खींच लिया और कुटिल सी मुस्कान के साथ बोली, आइए मैडम जी, हमारे इस छोटे से साम्राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं हसीना और यह है कटारी। हम दोनों मिलकर लौंडों को फंसाते हैं और माल लूटकर चंपत हो जाते हैं। हर 2-3 महीने में एक बार इस या उस थाने में गिरफ्तार होते हैं, फिर 2-4 महीने जेल काट कर वापस धंधे में लग जाते हैं। तू बता, तू किस जुर्म में आई है? क्या लौंडा फंसाने के या लूटपाट के? वैसे देखने में तो तू बड़ी शरीफ लगती है। पहली बार पकड़ी गई है क्या? आ बैठ और सब बता मुझे। वे दोनों कुसुम को तंग करने की तैयारी में थी कि तभी वहां लेडी कांस्टेबल आकर दरवाजे के पास रखे स्टूल पर बैठ उसे देखकर दोनों ने ढीठसा से दांत निकाल कर कहा, अरे मैडम, आप काहे तकलीफ कर रही हैं? आप जाइए, इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठो। हम तो उसे टिटोली कर रहे हैं। इस पर वो बोली, देखो रे मीना सीना, तुम दोनों ठहरी पेशेवर अपराधी, मगर ये अच्छे घर की लड़की है जो परिस्थितियों के वश में पकड़कर यहाँ आ गई है। इसे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ध्यान रहे, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, इसलिए मैं हर वक्त तुम दोनों पर नजर रखूंगी। दोनों बेशर्मी से हंसते हुए कोठरी के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। कुसुम चुपचाप एक ओर बैठकर आंसू बहाती रही। शाम हो गई थी और थाने में हलचल बढ़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा अफसर थाने में आ रहा था। वचन सिंह की आवाज बार बार आई थी, ये करो वो करो जल्दी करो वगैरह। अफरा तफरी सी मची हुई थी। समय का अंदाजा तो नहीं था, मगर शायद शाम के 4 बजे थे। तभी वचन सिंह की आवाज आई, देखो हिम्मतलाल, सब काम 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। एसपी साहब 6:30 बजे आ जाएंगे, उसके पहले रिकॉर्ड अप टू डेट कर लो। अचानक हिम्मत की आवाज आई, सर उस लड़की का क्या करें जिसे आज सवेरे गिरफ्तार करके लाए हैं? उसे तो रात में थाने में नहीं रख सकते और हमने आज चालान भी नहीं पेश किया है। वचन सिंह बोले, वो मैं संभालूंगा, तुम उसकी गिरफ्तारी अभी 5 बजे के बाद दिखाना। हिम्मत बोला, मगर सरकार, हमें तो मौका पंचनामा सुबह 11:30 बजे का बनाया है। वचन सिंह बोली, अच्छा छोड़ो, मैं देखता हूँ, तुम बाकी काम संभालो। वचन सिंह ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और बोला, राधा तुम्हें एक काम करना होगा। उसने कहा, क्या सर? वचन सिंह उसे धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। वो सर हिलाकर बोली, ठीक है सर, मगर इसमें रिस्क बहुत होगा। वचन सिंह बोला, तुम चिंता मत करो, तुम उसे थोड़ा अंधेरा होते यहाँ से निकाल कर अपने क्वार्टर में ले जाना, कुछ नहीं होगा। राधा को सब समझाकर वचन सिंह निश्चित हो गया। शाम होने लगी थी, समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। राधा चुपचाप कुसुम को अपने साथ लेकर थाने से निकलकर अपने क्वार्टर की ओर जा रही थी। तभी थाने में 2 गाड़ियां आगे पीछे आकर रुकी। पहली गाड़ी में से एसपी साहब उतरे और थाने के भीतर प्रवेश किया। दूसरी गाड़ी से दीपक, रजनी और उनके साथ शहर के सबसे बड़े वकील पीतम सिंह जी थे। वह लोग एसपी साहब के पीछे पीछे ही थाने में घुसे। वचन सिंह और उनके स्टाफ ने एक साथ एसपी साहब को सैल्यूट किया। एसपी साहब कुर्सी पर बैठे ही थे कि उनकी नजर पीतम जी पर पड़ी। वह तपाक से उठे और बोले, अरे क्या सुखद आश्चर्य की बात है, सर आप और यहाँ इस थाने में? आइए आइए बैठिए। ये देखकर वचन सिंह की हवा निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पीतम जी दीपक और रजनी के साथ आए थे। इंस्पेक्टर वचन सिंह अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे।
आज इसी जिद और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उन्होंने दीपक और रजनी के घर से कुसुम को सीधे सीधे चोरी का मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। मगर दिन भर की आपाधापी में भूल गए थे कि रात में थाने में हवालात के भीतर महिला कैदी को नहीं रखा जा सकता है। उस पर कोर्ट में काज वाली कहावत चरितार्थ हो गई। आज शाम को एसपी साहब का दौरा बन गया और उस थाने का उन्होंने जैसे तैसे कांस्टेबल राधा को समझाकर कुसुम को हवालात से निकालकर अपने क्वार्टर में ले जाने को तैयार किया और निश्चित हो गए। मगर हाय रे किस्मत, एसपी साहब के पीछे पीछे दीपक और रजनी शहर के सबसे बड़े वकील प्रीतम सिंह जी को लेकर थाने में आ गए। एसपी साहब ने आगे बढ़कर प्रीतम जी का अभिवादन किया और उन्हें अपने बगल में बिठाया। प्रीतम जी सिर्फ बड़े वकील ही नहीं थे, बल्कि वे शहर के न्यायिक और प्रशासनिक विभागों में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें सरकार ने 2-2 बार हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया था, मगर उन्होंने शालीनता से इनकार कर दिया था। उनका कहना था, इस देश में न्याय बहुत महंगा हो गया है और बहुत से जरूरतमंदों को सिर्फ अच्छा वकील से मिलने से बेचारे न्याय से वंचित रह जाते हैं। उन्हें दरवाजे हर मजलूम के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। और हाँ, उनका एक बेटा जरूर हाई कोर्ट जज था, जबकि दूसरी बेटी उच्च प्रशासनिक अधिकारी थी। इसलिए दोनों विभाग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एसपी साहब के पूछने पर उन्होंने कहा, भाई एसपी साहब, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, वरना मुझे यहाँ से निकलकर आपके पास आना पड़ता। एसपी साहब बोले, ऐसा क्या हो गया सर जो आपको खुद थाने आना पड़ गया? इस पर प्रीतम जी ने एक बार भरपूर नजर वचन सिंह पर डाली। वचन सिंह की तो हवा ही निकल गई। उनकी नजर की ताव न ला सका और उसने नजर नीचे कर ली। प्रीतम जी बोले, आज आपके इन थानेदार साहब ने मेरा छानबीन किए सिर्फ अपनी पूर्वग्रह की वजह से एक निर्दोष मजलूम महिला को सुबह से गिरफ्तार करके रखा है। प्रीतम जी की बातें सुनकर एसपी साहब एकदम चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों भाई वचन सिंह, क्या मामला है? वचन सिंह जी की तो गीगड़ी बन गई थी। वो हकलाते हुए बोला, सर वो उसके इस प्रकार हकलाते देखकर एसपी साहब कड़क कर बोली, सीधे तौर पर बताओ मामला क्या है? वचन सिंह ने हकलाते हुए सुबह की सारी घटना बताई और बोला, सर ऐसे मामलों में अक्सर महिला नौकर अपने यार दोस्त से मिलकर विश्वासघात करती है, तो मैंने समझा इस बार भी ऐसा ही है, इसलिए उस महिला को पूछताछ के लिए लाया गया था। अब वो नहीं है, उसे छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर दीपक ने अपना आपा खो दिया। वो चिल्लाकर बोला, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमने बार बार कहा था कुसुम चोरी नहीं कर सकती है, मगर इसने पुलिसिया रौब दिखाकर हमें चुप करा दिया था और अभी भी ये झूठ ही बोल रहा है। मैंने भी थाने के भीतर आते हुए एक झलक कुसुम को महिला कांस्टेबल के साथ जाते देखा है। ये सुनकर एसपी साहब बोले, वचन सिंह ये क्या कह रहे हैं? वचन सिंह कुछ कहता उससे पहले एक महिला स्वर बोल उठा, सर मैं बताती हूँ। सबने पलटकर आवाज की दिशा में देखा। थाने के प्रवेश द्वार पर राधा कुसुम को लेकर खड़ी थी। एसपी साहब बोले, आप कौन? तो राधा बोली, सर मैं कांस्टेबल राधा और ये मेरी साथ खड़ी महिला ही कुसुम है। सबने कुसुम को देखा। वो बेहद डरी हुई सी लग रही थी। उसका ध्यान अभी तक रजनी और दीपक पर नहीं गया था। कुसुम को देखकर रजनी झट उसके पास पहुंची और उसे सांत्वना देती हुई बोली, घबराओ मत कुसुम, हम तुम्हें यहां से लेने आए हैं। कुसुम रजनी से लिपटकर फफक फफक कर रो पड़ी। वो कहती जा रही थी, भाभी मैंने चोरी नहीं की। रजनी बोली, हाँ कुसुम, हम तो पहले ही कह रहे थे
और अब तो चोर पकड़ा भी जा चुका है, इसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कुसुम। रजनी के मुंह से चोर पकड़े जाने की बात सुनकर वहां मौजूद सारा स्टाफ एक साथ चौंक गया। वचन सिंह की तो और हालत खस्ता हो गई। एसपी साहब ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चोर पकड़ा गया है? इस पर दीपक बोला, सर ये भी बड़ी नाटकीय घटना है। वो आगे कुछ कहता इससे पहले पीतम जी बोली, एसपी साहब आप कृपया करके सबसे पहले इस महिला की रिहाई का प्रबंध करें। इसे थाने में इस प्रकार रोककर रखना गैर कानूनी है। और जब सबको पता है कि गिरफ्तार महिला को रात में हवालात में नहीं रखा जा सकता है, फिर ये आपके इंस्पेक्टर साहब किस अधिकार से इस महिला को थाने में रोक कर रखे हुए थे? उनकी बात सुनकर एसपी साहब ने पलटकर वचन सिंह से पूछा, बताओ वचन सिंह, वकील साहब को जवाब दो। एसपी साहब के सवालों का कोई भी जवाब वचन सिंह के पास नहीं था। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा रह गया था। एसपी साहब ने सबसे पहले कुसुम से वचन सिंह के बर्ताव के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, कुसुम जी, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इंस्पेक्टर साहब की तो मैं अच्छी तरह खबर लूंगा। अभी आप कृपया थाने के रजिस्टर में हस्ताक्षर कर यहाँ से जा सकते हैं। कुसुम ने रजनी को देखा तो उसने सर हिलाकर संकेत दिया कि हाँ ठीक है। उसने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद एसपी साहब ने वकील साहब से कहा, मैं इस इंस्पेक्टर के कर्तव्य से सचमुच शर्मिंदा हूं पीतम जी। आप कृपया इसके विरोध कोई कार्रवाई ना करें। बाल बच्चे वाला आदमी है, बर्बाद हो जाएगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी ऐसा दोबारा ना करने पाए। पीतम जी बोले, ठीक है सर, आपने कह दिया तो मैं शांत बैठ जाऊंगा, मगर इंस्पेक्टर साहब को कुसुम से लिखित माफी मांगनी होगी। एसपी साहब को बोले, ठीक है सर। वचन सिंह अभी मैडम को लिखित में माफी नामा देंगे। उन्होंने वचन सिंह को इशारा किया। वो मन मारकर आगे बढ़ा और उसने एक सादे कागज पर लिखित माफीनामा बना दिया। पीतम जी ने एसपी साहब और खुद के हस्ताक्षर पर उस पर गवाह के रूप में की और उस कागज को कुसुम को देकर बोली, बेटी इस कागज को संभाल कर रखना। अब एसपी साहब बोले, हाँ तो सर, अब आप बताइए कि असली चोर का मामला क्या है? मुझे कंट्रोल रूम से खबर मिली थी कि एक ज्वेलरी शॉप में कोई चोरी का मामला पकड़ा गया है, मगर मैंने उसे रूटीन खबर मानकर ज्यादा डिटेल्स नहीं ली थी। पीतम जी ने कहा, एसपी साहब ये पूरा किस्सा आज की एडवांस टेक्नोलॉजी और एक बुजुर्ग की जागरूकता का है। दीपक और रजनी जी बहुत भाग्यशाली है जिन्हें मिस्टर राघव जैसे जागरूक बुजुर्ग पड़ोसी मिले हैं। आज दिन में लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच दीपक जी के घर पर चोरी हुई। उन्होंने कुसुम से पूछा, क्यों बेटी, सही कहा ना मैंने? कुसुम ने सर हिलाकर हाँ कहा। पीतम जी आगे बोले, उसके बाद राघव जी ने लगभग 1 बजे दीपक जी के घर के दरवाजे खोले देखकर उन्हें फोन किया। उसके बाद घटनाएं घटती गई। इधर राघव जी को ध्यान आया कि आपके घर के सामने वाले जैन साहब के घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। बस अपनी जिज्ञासा शांत करने पहुंच गए उनके घर। सारी घटना सुनकर जैन साहब ने उन्हें कैमरे की फुटेज देखने की इजाजत दे दी। बस उन्होंने तुरंत सारी फुटेज देख डाली और उन्होंने देखा कि 2 नकाबपोश आपके घर घुसे तथा जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने अपने नकाब उतार दिए। फलस्वरूप उनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए। बस उन्होंने तुरंत जैन साहब से वो फुटेज मांग ली और कंट्रोल रूम को भेज दिया गया। वहां से उन चारों का हुलिया और ज्वेलरी की जानकारी शहर के सभी ज्वेलरी की दुकानों को भेज दिया गया। शाम 4:30 बजे तो दोनों चोर में कोतवाली स्थित सुनार के पास पहुंचे और उन्होंने वह लूटे गए जेवर एक दुकानदार को दिए। दुकानदार उनके हुलिये और ज्वेलरी को पहचान गया और उसने उन्हें बातों में लगाकर
कंट्रोल रूम को खबर दी। थोड़ी देर में कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आधे घंटे में उन्होंने कबूल कर लिया कि दीपक के घर उन्होंने ही चोरी की है। एसपी साहब बोले, राघव जी, जैसे बुजुर्गों की वजह से बहुत से क्राइम रुक जाते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर उन्हें धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार थाने से कुसुम को छुड़ाकर वापस घर लाया गया। कुसुम बोली, भाभी, आखिर वो चोर कौन था जिसे हमारे घर की पूरी जानकारी थी? रजनी कुछ कहते उससे पहले दीपक बोल उठा, और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त चंदू दूध वाला था। उसने तुमसे दोस्ती कर घर की पूरी जानकारी देकर चोरी का प्लान बनाया था। असली विश्वासघात तो चंदू ने किया है। इस प्रकार विश्वासघाती चंदू की गिरफ्तारी के बाद कुसुम, दीपक और रजनी की जिंदगी में पुनः खुशहाली छा गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।